जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडुटीरिया की जो बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलवाते हैं तो राज्य के राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 219 के तहत उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है किसमें? तो ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और ये जो है वो किस भाग में है? तो भाग 4 में। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक के बीच में। और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। अगला सवाल है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है कौन सा? तो ऑप्शन डी, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। अगला सवाल है, निम्न में कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? निम्न में कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव। अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। अगला सवाल है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह ऑप्शन डी, कोई वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है। अगला सवाल है, गांधी को चंपारण आने पर आमंत्रण किसने दिया था? गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने। अगला सवाल है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। अगला सवाल है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन सी, कांवर झील। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो ऑप्शन डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वह कौन थे? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है कौन सी? तो ऑप्शन सी, गंधार कला। गंधार कला। अगला सवाल है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ जो है वो बिल्कुल निःशुल्क कहाँ से ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने। अगला सवाल है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी,
एमजी रनाडे के द्वारा। एमजी रनाडे के द्वारा। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो ऑप्शन सी, भू राजस्व। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ऑप्शन बी, अकबर के विरुद्ध। अगला सवाल है, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। तो रॉलेट एक्ट जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था कब? तो ऑप्शन 4 नंबर, 2 दिसंबर 1919 को। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेपाल के साथ कितनी है भारत की सीमा? तो 1751। पाकिस्तान के साथ 3323। और चीन के साथ 3488। और बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ऑप्शन बी, रोहतास जिला। अगला सवाल है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन डी, सभी। यानी कि इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी जो है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, बताना है आपको। तो ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो बादाम पहाड़ जो है वो किस राज्य में है? बादाम पहाड़ तो ओडिशा राज्य में। डल्ली राजहरा किस राज्य में है? डल्ली राजहरा तो छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। और नोआमुंडी किस राज्य में है? नोआमुंडी तो झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन सी, तंजानिया में। अगला सवाल है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है कौन सी? तो ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देश और उनकी राजधानी इसमें आपको बताना है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अक्साबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अक्साबाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो ऑप्शन बी, निर्यात विधि। अगला सवाल है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक
रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं वह है? तो ऑप्शन बी सीमांत स्थायी सुविधा दर। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं वह है सीमांत स्थायी सुविधा दर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी केवल 3। जनता को पैसा उधार देना जो है ये आरबीआई का कार्य नहीं है। और कौन कौन से आरबीआई के कार्य हैं? तो ऋण नियंत्रण, मुद्रित नोट जारी करना और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंकों को धन उधार देना। अगला सवाल है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना का। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी साइमन कुजनेटस को। साइमन कुजनेटस को। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी में। अगला सवाल है, भारत में कृषि उत्पादकों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। अगला सवाल है, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिए हैं? 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिए हैं किसको? तो ऑप्शन बी बांग्लादेश को। बांग्लादेश को। अगला सवाल है, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन सी 2183 रुपये। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है? तो 2183 रुपये। अगला सवाल है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण की पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? पोषण की पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू की गई है किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था? चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन कितना था आपको बताना है। तो ऑप्शन डी 3900 किलोग्राम। 3900 केजी इसका कुल वजन था। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो 5 जून को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया? हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य के। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपालों का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी त्रिपुरा गुरमीत सिंह जो है ये गलत है। और सही कौन कौन से हैं? तो केरल के राज्यपाल जो है वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नागालैंड के राज्यपाल है ला गणेशन। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। अगला सवाल है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रही है? तो ऑप्शन बी 10 टीमें। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 5 अक्टूबर जो है 5 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए पीके शाही को। पीके शाही को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो
ऑप्शन बी जॉन फांसेको, जॉन फांसेको। अगला सवाल है, नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी जूडो खेल से, जूडो खेल से। अगला सवाल है, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो ऑप्शन डी पंचम पीढ़ी की। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए रोम में। अगला सवाल है, नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य से। अगला सवाल है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सितार से। शहनाई से किसका संबंध है? तो बिस्मिल्लाह खान का। तबला से किसका संबंध है? तो अल्लाह रखा खान का। और संतूर से किसका संबंध है? तो भजन सोपारी का, भजन सोपारी। अगला सवाल है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ऑप्शन सी फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर, फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। अगला सवाल है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है कितना? लाल रंग का परास कितना होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। अगला सवाल है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन ए कंपन के आयाम के द्वारा, कंपन के आयाम के द्वारा। अगला सवाल है, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोडों पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोडों पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग की वस्तु जो है वो लाल क्यों दिखाई देती है? तो ऑप्शन ए यह लाल रंग को परावर्तित करता है इसलिए। अगला सवाल है, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो ऑप्शन डी बी और सी दोनों में, जब विस्थापन शून्य हो तब, और बल या विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तब। अगला सवाल है, प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा क्या? तो ऑप्शन सी R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो ऑप्शन ए रेडियो तरंगों में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए इस्पात। अगला सवाल है, करानेलाइट किस धातु का अयस्क है? करानेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन ए पोटेशियम का। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में होता है ऑप्शन डी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला सवाल है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला सवाल है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं क्या? तो ऑप्शन डी एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला सवाल है, जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है, जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है कितनी? तो ऑप्शन ए 0%, यानी जर्मन सिल्वर में जो है वो चांदी की मात्रा बिल्कुल 0 होती है, यानी नहीं होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी एल्कोहल की, एल्कोहल की। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीजन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ऑक्सीजन का संयोग
और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। अगला सवाल है, मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मास्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसमें? तो ऑप्शन ए, ईंधन गैस के रूप में। ईंधन गैस के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो ऑप्शन ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक विस्फोटक नहीं है, जबकि टीएनटी है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, और ट्राइनाइट्रोटॉल्विन भी है, और पोटेशियम क्लोरेट भी है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल। अगला सवाल है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो ऑप्शन डी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सुंदरी, न्यूमेटॉफोर है सुंदरी। अमरबेल है चूसन मूल। सिंघारा है स्वांकी कारक मूल। और प्याज है भूमिगत तना। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ऑप्शन सी, गुर्दा का प्रत्यारोपण। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? गुर्दा प्रत्यारोपण। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ऑप्शन सी, छोटी आंत में। अगला सवाल है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ऑप्शन बी, जस्ता। अगला सवाल है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए, यकृत। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस पर डेली जो है बीएसएससी की प्रैक्टिस सॉल्व को वो सॉल्व करवाया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।